Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 27 जून 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है तो इसको अच्छे से वाकई में जाके मैप में इसको देखना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बाकी सारे जो बैंक्स हैं वो अपने डिपॉजिट्स को मेंटेन करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये कमर्शियल बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करवाता है जब उनको ज़रूरत होती है। स्टेटमेंट 3 यहाँ पर बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइस देता है कमर्शियल बैंक्स को मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर। ये तो हो गया हमारे स्टेटमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। अब इसको लेकर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों ही करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 1 पर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आते हैं, हालांकि 3 हैं। एक आर्टिकल वैसे एक्सप्लेनर सेक्शन पर भी है तो वहाँ पे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल वैसे आप लोग ये देख पाओगे, ये बात करता है इंडिया चाइना के बारे में। स्पेसिफिकली फोकस किया गया है इंडिया चाइना के इश्यूज़ के बारे में। देखो इंडिया चाइना के रिलेशन साल 2020 से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। रीज़न आपको पता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, या फिर आप देख पाओगे उस वाले एरिया में आपको गलवान वैली देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्लैश होता है इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में। हम लोग तब से ही ये देख पा रहे हैं कि चाइना लगातार एलएसी पर अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, अपने सोल्जर्स को बढ़ा चुका है, वहाँ पे सोल्जर्स के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवा चुका है और ये चीज़ें लगातार एक्सपैंड होती चली जा रही हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मेंशन किया गया कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, पहले हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मैप में देख लेते हैं, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाओगे। तो जब आप लोग ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाला मैप देखते हो तो इधर आपको ये जो लाइन दिख रही है यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इधर वाला जो हिस्सा है, यह अक्साई चीन वाला हिस्सा है जिसको चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, और इधर वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, ये LAC है और ये इधर वाली जो ये है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके इधर यहाँ पे POK वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं LAC के बारे में, इस वाले रीजन के बारे में। तो हमने देखा था साल 2020 में इस गलवान वैली वाले एरिया में एक क्लैश होता है इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में। उसके बाद से रिलेशन लगातार ख़राब होते हुए चले गए और हम ये देख पा रहे हैं कि LAC से 100 किलोमीटर की दूरी पर चाइना ने काफ़ी सारा डेवलपमेंट कर लिया है। हालांकि बॉर्डर के पास में भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन अब डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से है कि जो भी इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह है उसको अपग्रेड कर दिया गया है, वेपन्स को अपग्रेड कर दिया है, सोल्जर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर इम्प्रूव कर दी गई हैं, उसको बढ़ा दिया गया है, ये यहाँ पर फोकस में रखा गया। अब चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो उधर की साइड वाले, यानी कि चाइना अपनी साइड वाले एरिया के बारे में चर्चा कर रहा है। उस वाले साइड में अगर हम लोग देखें तो साल 2020 में जब डिस्प्यूट स्टार्ट हुए थे
तो लगभग 20,000 के ट्रूप्स के आसपास की कैपेसिटी उस समय उस एरिया में रहा करती थी, उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। लेकिन करेंट टाइम पर ये बढ़कर 1.2 लाख के आसपास हो चुकी है। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये जनरेट कर चुका है चाइना अपने वाले हिस्से में, प्लस सोलर एनर्जी और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लगा चुका है, जिससे कि यहाँ पर उनके ट्रूप्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएं। ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर इसके अंदर मेंशन की गई। फिर उसके बाद दूसरे पैरा में मेंशन किया जाता है कि जो इनके हथियार हैं उसको अपग्रेड कर दिया है, यानी जैसे पहले कोई टैंकर, लाइट टैंकर वगैरह चलाते थे तो उसको रिप्लेस करके और बेहतर हथियार को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। तो जो कि इंडिया के लिए यहाँ पर एक कंसर्न वाली बात देखने को मिलेगी, वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। आई होप आप लोगों ने एक एक बात काफ़ी अच्छे से समझ ली है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं मेंशनड है। देखो होगा क्या, ये छोटा सा आर्टिकल है, कुछ डिटेलिंग नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि आने वाले टाइम पर ऐसे आर्टिकल को लेकर एडिटोरियल्स पब्लिश हो जाते हैं, जो ऑथर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखना चालू कर देते हैं कि हाँ रिलेशन में ये हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो इस वजह से एक बेसिक क्लियर रहेगा कि हाँ क्या इशू है, तो आगे भी चीज़ों को हम लोग आराम से समझ पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, वो आप लोग को अचीव करवाना है। आप लोग यहाँ पे 2-3 दिन से अचीव करवा रहे हो, तो आज भी आप लोगों को वो पूरा करवाना है। साथ ही साथ आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी से। तो जब इंस्टाग्राम पर जाओगे दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। हाँ मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी 2-3 दिनों से मैं क्वेरीज़ का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ ही लोगों की क्वेरीज़ को रिप्लाई कर पाया हूँ, क्योंकि उनको बहुत डिटेल्ड में यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बाकी सारी जो रिमेनिंग क्वेरीज़ हैं उनको भी मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में, लोकेशंस के बारे में, कुछ लोकेशंस को और देख लो। सबसे पहली चीज़, हम लोगों ने अभी LAC के बारे में चर्चा कर ली है। अब मैं आपको हमेशा ये वाला मैप ज़रूर दिखाता हूँ जब भी इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में चर्चा की जाती है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आपको पर्टिकुलरली 3 जगह पर देखने को मिलता है। जैसे अक्साई चीन वाले हिस्से में, उसके बाद ये बेसिकली वेस्टर्न सेक्टर है, दूसरा सेंटर सेक्टर के अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, प्लस ईस्टर्न सेक्टर में भी यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो ये जो रीजन्स है ये ध्यान रखना है। प्लस गलवान वैली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो चुकी है, हॉट स्प्रिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो चुकी है, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, ये सारे रीजन हमेशा से ही चर्चा में है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है लोकेशन वाइज, इसको ज़रूर दिमाग में फिट करके रखना है। अब उसके बाद आपने आज का थंबनेल देखा होगा। थंबनेल में एक आर्टिकल के बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कल बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हो रही थी ट्विटर पर, यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस ट्रेंड कर रही थी। दैन उसके बाद में मतलब करेंट टाइम पर भी अगर आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हो, इस आर्टिकल को अभी आप लोग सुनने वाले हो, अच्छे से मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो अगर आप लोग अभी वीडियो को पॉज करो और गूगल पर जाकर सर्च करो संजय पोपली, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे लगातार, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो IAS ऑफिसर हैं संजय पोपली, जिनका पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो। इनको अभी विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है, पंजाब की विजिलेंस टीम ने। क्यों? क्योंकि इनके घर में रेड मारी गई और उस रेड के दौरान यहाँ पे करोड़ों का खजाना मिला है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। यहाँ पे आईफोन्स वगैरह भी मिले हैं, आईफोन्स प्रो मैक्स हैं, प्लस यहाँ पे जो सोने की ब्रिक्स होती है, सोने की ईंट होती है, उसके बाद सोने के बिस्किट्स मिले हैं, प्लस सिल्वर की ब्रिक्स मिली हैं, सिल्वर के बिस्किट्स मिले हैं, बहुत सारा कैश भी यहाँ पर पाया गया है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लगातार बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस ने कल डिटेल से सारी चीज़ें पब्लिश करी हैं। अब होता क्या है कि जब ये रेड हो रही थी तो इसी में एक अनफॉर्चुनेट सा एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो अनफॉर्चुनेट सा एक्सीडेंट क्या है कि इस रेड के दौरान जो इनके बेटे हैं कार्तिक पोपली, उनकी जान चली जाती है। अब जान चली जाती है, उसको लेकर भी एक डिस्प्यूट कल से बना हुआ है। वो डिस्प्यूट क्या है, देखो हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलता हूँ, उसके बाद आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। बोला ये गया सबसे बिल्कुल बेसिक यहाँ पर ये देखने को मिलता है। होता क्या है ना, इन संजय पोपली साहब के अगेंस्ट में एक कॉन्ट्रैक्टर ना शिकायत दर्ज करवा देता है। उसका कहना ये होता है कि देखो जो सीवरेज वर्क का काम किया हुआ है, अब उस काम का एक पेमेंट क्लियर करवाना है। अब पेमेंट क्लियर करवाते वक्त क्या हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्टर का कहना यह है कि संजय पोपली साहब 1% का पैसा मांग रहे हैं। लमसम बोला जा रहा है कि ये 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो लगभग यहाँ पे 7 लाख रुपए इनके थ्रू मांगे जा रहे थे उस पेमेंट को क्लियर करवाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उस कॉन्ट्रैक्टर ने शिकायत कर दी। अब जब शिकायत कर दी तो विजिलेंस टीम क्या करती है, एक छापा मारती है, इनके घर पर रेड मारती है। अब जब ये रेड मारी गई तो इस रेड के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें इनके घर पर मिली।
इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है वो क्या बोलती है, मैं आपको जो रिपोर्ट है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दूंगा। उस रिपोर्ट का यहाँ पर कहना है कि रेड के दौरान लगभग 12 किलोग्राम गोल्ड और सिल्वर पाया गया है। आप इमेजिन कर सकते हो कि 12 किलोग्राम गोल्ड और सिल्वर घर के अंदर पाया गया, जिसमें से 9 गोल्ड की ब्रिक्स हैं, ईंट हैं, प्लस 49 गोल्ड बिस्किट्स हैं, 12 गोल्ड कॉइन्स हैं, 3 सिल्वर ब्लिक्स हैं, 18 सिल्वर कॉइन्स हैं, 4 आईफोन प्रो मैक्स पाए गए हैं, प्लस 3.5 लाख रुपीज़ का कैश भी पाया गया है। ऐसा खुद इंडियन एक्सप्रेस ने भी पब्लिश किया है। तो ये सारी चीज़ें घर में पाई गई हैं इस रेड के दौरान। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि बाहर कितना अमाउंट होगा या नहीं भी होगा, वो सब अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा। इतनी चीज़ आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब हुआ क्या कि आप कहोगे सर अभी आप कह रहे थे इनके बेटे की डेथ हो गई है। हाँ, एक अनफॉर्चुनेट सा एक्सीडेंट हो चुका है। वो एक्सीडेंट क्या है कि जब ये रेड हो रहा था, और ऑब्वियस सी बात है जो विजिलेंस टीम जब रेड मारती है, खासकर ये जो रेड मारी गई है पंजाब की विजिलेंस टीम के थ्रू मारी गई है, तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, सेपरेटली सारी चीज़ें पूछते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन तीनों ही लोगों को अलग अलग बैठाया गया, संजय पोपली साहब को, इनकी वाइफ को और इनके बेटे को कार्तिक पोपली को, सबको अलग अलग बैठाया गया और सेपरेटली यहाँ पर ये सारी बातें इनसे पूछी गई। काफ़ी सारे क्वेश्चनिंग करी गई और क्वेश्चनिंग बहुत हार्ड तरीके से की जाती है विजिलेंस टीम के थ्रू। तो हुआ क्या कि इस दौरान जो आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आर्टिकल ने बताया है कि संजय पोपली साहब के जो बेटे हैं कार्तिक पोपली, इन्होंने खुद सुसाइड कर ली, गोली मार ली। अब गोली मारने से याद आया, इनके घर में काफ़ी सारी बंदूकें और एक तरीके से बुलेट्स वगैरह भी पाई गई थी। हालांकि यहाँ पे बाद में पता ही चलता है उन सारी बंदूकों का जो लाइसेंस है वो इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसमें कोई इशू यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या, इनके बेटे ने गोली मार ली, अपने आप खुदकुशी कर ली। इस प्रकार के लगातार आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि संजय पोपली साहब के परिवार वाले, संजय पोपली साहब हुए, बाकी यहाँ पे इनकी वाइफ हुई, वो सब यहाँ पर ये बोलते हैं कि विजिलेंस टीम ने मार दिया, उन्होंने यहाँ पर इनको गोली मार दिया, इनके बेटे को गोली मार दिया, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। इनफैक्ट कल एक वीडियो ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पर, जहाँ पे जब संजय पोपली को अरेस्ट कर लेकर जा रही थी विजिलेंस टीम, तो उनका कहना ये था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर इन लोगों ने गोली मार दी मेरे बेटे को। तो वो वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं आपके साथ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आईएएस ऑफिसर संबंधित लगातार इतने सारे केस आ रहे हैं। कल मैंने एक सेपरेट सा वीडियो बनाया था, आपको पता होगा, रामविलास यादव के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था मैंने, है ना। आपने लगभग 11-12 हज़ार लोग उसको ऑलरेडी देख भी चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था कि उनकी जो आय है, उनकी जो इनकम है, उस इनकम से लगभग 500 गुना ज़्यादा की जो संपत्ति है वो उनके पास में, ऐसा विजिलेंस टीम ने बताया है। और फिर उससे पहले एक और केस निकल कर आया था पूजा सिंगल वाला, है ना। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर लगातार ये केसेस निकल कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे लगातार छानबीन चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पर एक तरीके से विजिलेंस टीम को एक्टिव कर चुके हैं और यहाँ पर इस प्रकार से रेड चलती हुई नज़र आ रही है। और आने वाले टाइम पर इस प्रकार से और भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि देखो यार, एक व्यक्ति यूपीएससी क्लियर करता है, यूपीएससी क्लियर करने के बाद में इस पोजीशन पर आता है। अब इस पोजीशन पर आने के बाद में जो ये हरकतें, जो एक्टिविटीज़ हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेपुटेशन को डैमेज कर देती हैं, उस पोस्ट की भी और साथ ही साथ उस व्यक्ति को तो रेपुटेशन जा ही रही है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग यह है कि यार आईएएस ऑफिसर्स बहुत सारा पैसा कमाते हैं, इस प्रकार से पैसा कमाया जाता है ना। तो अगर इस थिंकिंग से जा रहे हो कि हाँ मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, जैसा इन लोगों ने खूब सारा पैसा कमाया, तो यार बिल्कुल गलत है। इस जॉब के लिए या फिर मतलब इस पोस्ट के लिए मत प्रिपेयर करो, ठीक है ना। जो भी मतलब इस पर्पज़ से जा रहा है कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, देखो पैसा कमाना है, ऑब्वियस सी बात है, सभी लोगों को यहाँ पर पैसा कमाना होता है। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक होता है इलीगल तरीका, जहाँ पे इलीगल तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, एक होता है एक लीगल तरीका जहाँ पे आप लोग बिज़नेस कर रहे हो या कुछ और दूसरी चीज़ कर रहे हो, वहाँ से ऑब्वियस सी बात है इतना पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही पैसा कमाना है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप लोग यहाँ पे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना बंद करो, अगर पैसा ही डायरेक्टली गोल है तो, ठीक है। बाकी नेशन के प्रति सर्व करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रिपेयर करना है। बाकी देखो आप लोग का एक और कंसर्न होगा कि सर एक चीज़ और ऐड करो। ऐड क्या है कि देखो पॉलिटिशियंस के पास ही बहुत सारा पैसा है, करप्टेड पैसा है, बिल्कुल आपको ऐसा देखने को मिलता है ना। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे जिनके पास खूब सारा पैसा देखने को मिल जाता है।
अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आईएएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं कि घर में इतना सारा सोना और इतनी सारी चांदी, ये आईफोन, कैश, ये सब सारी चीज़ें मिली हैं, ये इस चीज़ को यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो कि बता नहीं पाएंगे कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, अगर इनका कोई दूसरा बिजनेस ना हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाती है। आई होप आप लोग यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी रख रहे हो और आगे अपने गोल के प्रति यहाँ पर एक क्लियर करके चीज़ों को चल रहे हो। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना। बाकी देखो ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिशियंस के पास भी आपको बहुत सारा करप्टेड मनी देखने को मिलता है, बहुत सारा करप्शन किया हुआ है उन्होंने भी, बहुत सारा भ्रष्टाचार किया हुआ है, बहुत सारा इलीगल पैसा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके साथ साथ जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी यहाँ पर इन आर्टिकल्स को आप रिलेट कर सकते हो, वहाँ पर भी आप लोग इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। ये काफ़ी चर्चा में थी तो मैंने आपके साथ में इसको शेयर किया है। आने वाले टाइम पर इसको लेकर और चर्चा होती रहेगी, तो हम लोग इसको भी आगे भी देखते रहेंगे। आगे आते हैं फिलहाल अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद पेज नंबर 1 पर एक और छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। ये रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के बारे में चर्चा कर रहा है। दोनों देशों के बीच में वॉर चल रही है, आपको पता है फरवरी से यहाँ पर ही पूरा का पूरा वॉर स्टार्ट हुआ हुआ है। सिचुएशन अभी भी यहाँ पर थमी नहीं है। अब होता क्या है, कल G7 समिट स्टार्ट होता है। अब ये G7 के अंदर कौन कौन सी 7 कंट्रीज़ आपको बताना है, कल मैंने आपको बताया था, आज आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है, एक ट्रिक के साथ यहाँ पे बताना, जिससे कि बाकी सारे लोग भी उस चीज़ को आराम से पढ़ सकें। अब हुआ क्या, जब G7 समिट चल रहा था तो इन लीडर्स ने साथ मिलकर डिस्कशन किया कि भाई रशिया के अगेंस्ट में और भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे। रशिया के अगेंस्ट में सैंक्शन क्यों लगाए जाएंगे, ताकि रशिया इस यूक्रेन की वॉर को रोक सके, यूक्रेन मतलब इस वॉर को यहाँ पर थमा दे, क्योंकि लगातार अभी भी यहाँ पे बॉम्बार्डिंग वगैरह देखने को मिलती है। अब जैसे ही रशिया को पता चलता है कि हाँ रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के बारे में चर्चा की जा रही है, रशिया और भी बहुत सारी बॉम्बार्डिंग कर देता है यूक्रेन की कैपिटल कीव में। तो लगभग 4 बड़े बड़े एक्सप्लोजन देखने को मिले हैं यूक्रेन की कैपिटल कीव के अंदर। बहुत बड़े बड़े अटैक यहाँ पर देखने को मिले हैं। मतलब अभी तक फ़िलहाल कीव पर बहुत लंबे समय से कुछ इस प्रकार के अटैक नहीं हो रहे थे, लेकिन कल इस प्रकार से इंसिडेंट देखने को मिला है। क्यों, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस लगाने के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। बाकी मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाती है करेंट टाइम पे इन वाली कंट्रीज़ की, क्योंकि काफ़ी चर्चा में यूक्रेन यहाँ पर है। यूक्रेन की कैपिटल आपको कीव यहाँ पर देखने को मिलती है। यूक्रेन के आसपास कौन कौन से देश हैं, ऊपर बेलारूस है, देन पोलैंड है, स्लोवाकिया है, मोल्दोवा है, रोमानिया है, ये हंगरी है, ये सारे देश आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। ये क्रीमिया वाला रीजन है जिसको ऑलरेडी 2014 में रशिया ने कब्जा रखा है। ठीक है ना, तो इतना आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो उसके बाद ये कुछ एरियाज़ हैं जिसको रशिया ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रखा है। प्लस यूक्रेन और रशिया के बीच में सी ऑफ एजोव देखने को मिलता है। सी ऑफ एजोव को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ब्लैक सी को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है कि ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, या फिर ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर को शेयर करके रखती हैं। तो लोकेशन वाइज ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आप लोगों को साथ ही साथ लोकेशन भी क्लियर करवाता हुआ चल रहा हूँ। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से आप लोग रिलेट कर सकते हो। अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है और अब की बार पॉसिबिलिटी है एक भारी भरकम जो लोग हैं वो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा में निकलने वाले हैं। देखो पिछले 2 साल से यहाँ पर ज़्यादा कुछ अमरनाथ यात्रा में भीड़ देखने को मिली नहीं है, तो अब की बार की जो प्रिपरेशन है अमरनाथ यात्रा की वो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 2018 की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो लगभग 2.85 लाख जो यहाँ पे पिलग्रिम्स हैं उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया था अमरनाथ को। ठीक है ना, तो लगभग आप कह सकते हो 3 लाख के आसपास लोगों ने विज़िट किया था 2018 में। अभी तक यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा भीड़ गई थी या फिर सबसे ज़्यादा जो भक्त अमरनाथ यात्रा करने गए थे वो 2011 में गए थे। उस समय यहाँ पर कितने पिलग्रिम्स विज़िट करे थे, वो लगभग 6.35 लाख के आसपास थे। लेकिन पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है अब की बार की पॉसिबिलिटी यह है कि इस साल जो ये पिलग्रिमेज हैं उनकी संख्या 8 लाख के आसपास हो सकती है। 8 लाख के आसपास जो लोग हैं वो अमरनाथ यात्रा को विज़िट कर सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पर अमरनाथ वाले एरिया में तैयारी चल रही है। जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उसको यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया है। प्लस टेंट्स की जो फैसिलिटीज़ वगैरह है वो भी यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं। कोविड केयर हॉस्पिटल्स को बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ठीक है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स वगैरह को बढ़ा दिया गया है उस एरिया के अंदर में।
क्योंकि यहाँ पे कोई भी इशू हम लोग देखना नहीं चाहते, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। बाकी इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख पाओगे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब। इनकी एक विज़िट है बलतल वाले एरिया में, फालगल वाले एरिया में, जो कि अमरनाथ यात्रा को जाती है, ठीक है। ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे ये एक तरीके से तैयारियों को देख रहे हैं कि इस प्रकार से तैयारी चल रही है। अब अमरनाथ यात्रा के बारे में आपने तो पढ़ लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब की बार जो पिलग्रिम्स उनकी जनसंख्या बढ़ने वाली है, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ये चीज़ें आपसे डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। आपसे जो पूछा जा सकता है वो अमरनाथ केव के बारे में, अमरनाथ के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर का आपका हिस्सा है। तो अमरनाथ केव के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इसी गुफा को लोग विजिट करते हैं। एक बहुत ज़्यादा पवित्र श्राइन मानी जाती है हिंदुज़म के अंदर में। अब लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो गुफा है ये लगभग आप कह सकते हो 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूरी पर आपको ये गुफा देखने को मिल जाती है, जिसको अमरनाथ की गुफा या फिर अमरनाथ केव के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इस केव के अंदर क्या है, तो इस केव के अंदर आपको एक स्टेलेग्माइट देखने को मिलता है। स्टेलेग्माइट मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टेलेग्माइट और स्टेलेकाइट ये आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। देखो अमरनाथ केव में होता क्या है, आपको यहाँ पर एक बर्फ़ की शिवलिंग देखने को मिलती है, और वो शिवलिंग बनती है, ठीक है। कैसे बनती है, देखो होता क्या है, इस केव में ऊपर से क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है। अब पानी टपकता है तो वो नीचे गिर रहा है, और वो नीचे गिरता है तो वहाँ पे ठंड की वजह से वो जमता चले जाता है। अब वो जमता 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 ऊपर हो जाता है, ठीक है। वो फ्रीज़ होता होता ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो एक शिवलिंग की फॉर्म लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये देख पाते हैं, और फिर इसको हम लोग शिवलिंग बोलते हैं। हिंदूज़ के थ्रू यहाँ पर शिवलिंग की तरह उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे जिसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो अमरनाथ केव में क्या होता है, एक जो ऊपर से पानी की ड्रॉप्स गिर रही हैं वो यहाँ पर गिरती हैं, फिर उसके बाद में फ्लोर पर गिरते हुए वो उठती रहती हैं, ग्रो होती रहती हैं, वो वर्टिकल फॉर्म में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ग्रो हो जाती हैं। मैं आप लोग को पिक्चर दिखा देता हूँ। ये एग्जैक्टली आपको पिक्चर देखने को मिलेगा अमरनाथ केव का। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार से ये अमरनाथ की जो शिवलिंग है वो बनता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो ये स्टेलेग्माइट है, क्लियर हो गया। स्टेलेग्माइट यहाँ पर नीचे से उठता है, ध्यान रखना ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। और एक होता है स्टेलेक्टाइट जो कि ऊपर से देखने को मिलता है। केव के अंदर जो ऊपर से यहाँ पर नीचे जम रहा है वो स्टेलेक्टाइट है, और नीचे से जो ऊपर उठ रहा है वो है स्टेलेग्माइट। आगे आते हैं, उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में आप लोगों को पता चल चुका है, और अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें आपकी बार भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, इस वजह से मैं आपको ये आर्टिकल भी पढ़ा रहा हूँ। हुआ क्या है, एक बहुत पुरानी फसल है मैसूरू के अंदर, उसको उगाया जाता था, बट बीच में यहाँ पर उसको उगाना बंद कर दिया था ना। उसके कल्टीवेशन को वापस से रिवाइव कर रहे हैं, वापस से जीवित कर रहे हैं, उसको वापस से हम लोग उगा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एफर्ट्स लगाए गए हैं ताकि इसको वापस से उगाया जाए। अब वो कौन सी फसल है, तो उसका नाम ज़रूर ध्यान रखना है, उसका नाम है अमरेंथस, ठीक है। अमरैंथ को लेकर अब की बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आपको ध्यान होगा, मुझे ध्यान आ रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट वाला प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर ऑप्शन के अंदर ये भी मेंशन था। तो ये जो अमरेंथस है ये चर्चा में है, ध्यान रखना। ये एक ट्रेडिशनल क्रॉप है, इसके कल्टीवेशन को वापस से रिवाइव किया जा रहा है, वापस से इसको उगाया जा रहा है। तो ये है क्या, तो ये एक आप कह सकते हो लीफी वेजिटेबल है, यानी सब्ज़ी आपको देखने को मिल रही है पत्तों वाली, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, और बहुत सारे लोगों के थ्रू अभी भी कंज्यूम किया जाता है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। तो बोला यह जा रहा है कि इसको वापस से उगाया जाएगा, और उगाने से ऑब्वियस सी बात है लोगों की हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ फार्मर्स को भी यहाँ पर काफ़ी सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, उनकी इनकम को एक सप्लीमेंटेशन मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो उनकी इनकम जो है यहाँ से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अभी इसको लिमिटेड मैनर के अंदर ग्रो किया जाता है, आने वाले टाइम पर हम लोग इसको बढ़ा देंगे, तो इसके कल्टीवेशन को वापस से रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है अमरेंथस क्या है, तो एक लीफी वेजिटेबल है, ध्यान रखना ये एक वेजिटेबल से संबंधित टर्म है या उसका नाम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, इस वजह से मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है, बस खाली लिख लेना अमरेंथस लीफी वेजिटेबल। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे चर्चा की जा रही है एक पर्सन के बारे में जिनका नाम है वी कृष्णमूर्ति साहब। इनके बारे में हिंदू ने एक अलग से पोर्शन भी डेडिकेट कर रखा है आज के न्यूज़पेपर में।
तो वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हुआ क्या है, वी कृष्णामूर्ति साहब एक तरीके से इनकी डेथ हुई है अभी, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। अब ये कौन थे, तो भेल के फॉर्मर चेयरमैन हैं, इसी वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो भेल के फॉर्मर चेयरमैन हैं, काफ़ी हद तक रेपुटेशन, बहुत सारी रेपुटेशन यहाँ पर इन्होंने अर्न करी है। फिलहाल एज से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियां बनी, क्योंकि इनकी एज लगभग 97 के आसपास हो चुकी थी और उसी कारणवश यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। आई होप आप लोग यहाँ पर नाम ध्यान रखोगे अगर आप लोग वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। लेकिन अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या दूसरे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इनके नाम के साथ यहाँ पर भेल के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, भेल के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। तो भेल क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको हम लोग भेल के नाम से जानते हैं। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये न्यू दिल्ली के अंदर, मतलब न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। प्लस मेंशन किया जाता है, जब हम लोग बात करते हैं भेल की, तो इस पूरे बॉडी को एस्टेब्लिश और कंट्रोल किया जाता है भारत सरकार के थ्रू। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में, और इंडिया का सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये पावर प्लांट का। तो पावर प्लांट का सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भेल है। प्लस भेल काफ़ी सारे और भी काम्स के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाना, प्लस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर्स को इम्प्रूव करना, जैसे रेलवेज, एनर्जी, वाटर, ऑयल, गैस, डिफेंस, ट्रांसमिशन, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे ये भेल काम करता है। तो इन सब एक्टिविटीज़ से भेल संबंधित है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाइज, क्योंकि यहाँ पर हमने देखे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर दो स्टेटमेंट दे देता यूपीएससी, और स्टेटमेंट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछने लगता है। तो भेल क्या है, फुल फॉर्म ध्यान रखना, साथ ही साथ न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 1964 के अंदर सरकार ने इसको एस्टेब्लिश किया था और सरकार ही इसको कंट्रोल करती है। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान रखने के लिए, ताकि कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर पाओ। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दो आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वाले आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा, आपके पास कुछ डेटा तैयार रहेगा ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर उसका यूज़ कर सको। तो देखो, अभी सरकार ने फिलहाल अनाउंसमेंट कर रखा है, ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी पढ़ाया था। अनाउंसमेंट यह है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। अब इसी चीज़ को देखते हुए जो हिमाचल है उसने एक स्टेप उठाया है। तो हमारी केंद्र सरकार ने तो वैसे डिसाइड कर लिया भाई 1 जुलाई से देखो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो जाने वाली है। अब हिमाचल प्रदेश ने इस चीज़ को देखा और यहाँ पर एक स्टेप उठाया है, स्कूल्स के लिए एक स्कीम्स को चलाया है। और वो स्कीम्स क्या है, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं, मान लो उनके स्कूल के अंदर काफ़ी सारा प्लास्टिक जमा हुआ है, उनके घर के अंदर इस प्लास्टिक का काफ़ी बड़ा डिपॉजिट है, तो अगर एक स्टूडेंट 1 किलोग्राम तक, मतलब 1 किलो इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जमा कर लेता है और वो जाकर हिमाचल प्रदेश की सरकार को देता है, तो सरकार उसके बदले में 75 रुपये देगी। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार बच्चों को कह रही है कि आप से हम लोग 75 रुपये में 1 किलोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक परचेज़ करेंगे। लेकिन देखो, अब इसका फोकस बेसिकली यह है कि बच्चों को हम लोग सिखा सकें एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, प्लस कैसे हम लोग को स्टेप उठाना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म करना है। क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक अपने आप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करेंट टाइम पर। कहोगे क्या है, मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या? नाम से पता चल रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, एक बार यूज़ करो उसको थ्रो अवे कर दो, वो यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहलाती है। आप मिल्क का पैकेट ले लिए या कुछ भी ले लिया, वो सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, यानी कि एक बार यूज़ किया उसको फेंक दिया। तो ये एनवायरनमेंट के अंदर रह जाती है और एनवायरनमेंट के अंदर रहकर काफ़ी सालों तक ये सिर्फ और सिर्फ अपना जहरीलापना एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ता रहता है। इसी वजह से इसको एनवायरनमेंट से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार ने अब की बार एक स्टेप उठाया कि 1 जुलाई से हम लोग पूरी तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन ही कर देंगे, ना बनेगा, ना स्टोर किया जाएगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आने वाले सालों में अपने आप कम होने लगेगा, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के थ्रू भी इसी चीज़ को देखते हुए एक स्टेप उठा लिया गया है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं यार बीच बीच में बोल देता हूँ इसी चीज़ को देखते हुए, तो ये ज़्यादा निकल जाता है मुँह से, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो नोट्स बना लेना, वैसे ही सारा डेटा आपको PDF के अंदर मिलेगा।
अब पीडीएफ से याद आया, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर हमें आर्टिकल तो पीडीएफ के अंदर मिल जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। जब आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करोगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो उसके साथ साथ एक ऐप डाउनलोड कर लेना, एडोब एक्रोबैट। उसके अंदर इस पीडीएफ को ओपन करना। जैसे आप ओपन करोगे आपको ये वाले सिंबल्स नज़र आएंगे। कौन से वाले? ये वाले, ठीक है ना। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों के फ़ोन में एडोब एक्रोबैट में भी ओपन नहीं हो पाता, पता नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बट अगर ऐसा भी हो रहा है तो आप लोग एक और ऐप WPS ऑफिस के अंदर इसको ओपन कर सकते हो। WPS ऑफिस के थ्रू यहाँ पर ये डेफिनेटली चीज़ें सारी ओपन हो जाती हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब बात की गई है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, तो मैं आपको बता चुका हूँ 1 जुलाई से बैन होने वाली है। अब बैन किस चीज़ के ऊपर लगाया जाएगा, मतलब किस प्रकार से बैन किया जाएगा? तो सरकार ने बोला है 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्टिंग, उसको इकट्ठा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल परचेज करना, यूज़ करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होती है आपने डिस्कस कर लिया है, और वो यहाँ पर यह है कि एक बार यूज़ करो और उसको फेंक दो, वो है यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो यूज़ है वो करेंट टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देखोगे मतलब छोटे से छोटा आइटम भी यहाँ पर इसी प्लास्टिक के अंदर पैकेज किया जा रहा है। उसके बाद बॉटल जो हो गई, शैम्पू की बॉटल, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, पॉलीथीन बैग, फेस मास्क, कॉफ़ी कप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी हुई हैं। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है। अगर हम लोग एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, जो 2021 की रिपोर्ट है मेंडोरू फाउंडेशन की, इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि दुनिया भर में जितना भी प्लास्टिक है उसका सबसे बड़ा शेयर सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का देखने को मिलता है। अब जितनी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इसमें से हम लोग को काफ़ी सारी प्लास्टिक को ऑब्वियस सी बात है ख़त्म करना है। तो यहाँ पे बोला गया, जब हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक की चर्चा करते हैं तो इसमें से लगभग 130 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो 2019 के अंदर डिस्कार्ड किया गया था, मतलब उसको जला दिया गया या गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल के दफना दिया गया। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, जला देना या गड्ढा खोद के दफना देना। जलाने से भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जा रही हैं वो, या आपने दफना दिया तो उससे भी वो जो प्लास्टिक है वो यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी छोटे छोटे प्लास्टिक्स में टूट जाएगा, और वो फिर वहाँ से हमारे फूड चेन के अंदर पहुँचेगा, पानी में पहुँचेगा, उसको यहाँ पे फ़िश खाएगी, फ़िश को इंसान खाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से वो जो प्लास्टिक्स है वो सब का सब फूड चेन के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। उसके बाद एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन प्लास्टिक से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हुई नज़र आती हैं, तो इसको भी हमें कम करना है। अगर हम लोग इंडिया के रिगार्डिंग एक डेटा देखें तो एक रिपोर्ट ने बताया यह है कि भारत टॉप 100 कंट्रीज़ के अंदर आता है जो सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जनरेट करते हैं, और उन टॉप 100 कंट्रीज़ में से भारत की रैंक 94 है। अब इन टॉप 100 में से सबसे टॉप पर कौन कौन है, तो इसमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ओमान जैसे देश हैं, लेकिन उसके बाद 94 नंबर पर इंडिया का रैंक आ जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया, मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई दिक्कत बहुत है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर। ये माइक्रो प्लास्टिक में टूट जाता है, फूड चेन में एंटर हो जाएगा, प्लस सिंगल यूज़ प्लास्टिक जगह जगह पर इस्तेमाल हुआ हुआ है। टूथपेस्ट से लेकर शेविंग क्रीम तक, फ्रोज़न फूड के अंदर भी यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। इसी वजह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करना है, ये यहाँ पर बोला गया। बाकी इसको बैन लगाया गया है 1 जुलाई से, और अब यहाँ पे जो ये बैन लगाया जाएगा इसको कौन देखेगा, तो सेंट्रल लेवल पर हमारा जो CPCB है वो देखेगा, और स्टेट लेवल पर जो SPCB है वो देखेगा। ये क्या क्या है, तो CPCB का मतलब है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPC का मतलब है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये लोग यहाँ पर इस बैन के ऊपर ध्यान रखेंगे। प्लस यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग फिर भी करता है या इसको इंपोर्ट करता है या अपने पास में रखता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। और वो जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में लगाई जाएगी। पेनल्टी क्या होगी, तो उस व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है लगभग 5 साल तक की, और 1 लाख रुपए का फ़ाइन मारा जा सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें यहाँ पर उसके ऊपर लागू की जा सकती हैं। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है, ये तो हो गई भारत की बात। अब बताओ दुनिया भर की कंट्रीज़ क्या कर रही हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ये दूसरी कंट्रीज़ ने कैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ट्रीट किया है। जब आप लोग दूसरे कंट्रीज़ का डेटा देखते हो तो यहाँ पे बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो कि दुनिया में सबसे पहला देश बना है जिसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स को, खासकर प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया था। कब बैन किया था, साल 2002 में ही बैन कर दिया था।
तो कंट्रीज़ की बात करें तो बांग्लादेश ने इस प्रकार से स्टेप उठाया है। दूसरा न्यूजीलैंड आपको देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड एक लेटेस्ट कंट्री बना है जिसने 2019 में प्लास्टिक बैग्स को बैन किया था। फिर चाइना भी एक लेटेस्ट कंट्री है जिसने यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स को बैन किया है 2020 में। उसके बाद यूएस का भी फोकस यह है कि यूएस देखो ऑब्वियस सी बात है, यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अलग अलग स्टेट्स जो हैं उन्होंने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बना रखा है। अच्छा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि यूएस के अंदर मतलब कितने स्टेट से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें तो यूएस के जो 8 स्टेट्स हैं उन्होंने अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया है। कैलिफोर्निया के साथ में, कैलिफोर्निया ने 2014 में बैन कर दिया था। सिएटल यहाँ पर सबसे पहला यूएस का सिटी बना है जिसने प्लास्टिक को बैन कर दिया था 2018 में। प्लास्टिक के जो स्ट्रॉज होते हैं, जो पाइप होते हैं उनको, ठीक है ना। तो ये हो गया दुनिया भर की कंट्रीज़ से रिलेटेड डेटा कि दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर क्या क्या कदम उठा रही हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बात करता है, हमारी केंद्र सरकार ने सारी फर्म्स से बोल दिया है कि भाई जो हमारा तिरंगा है या ट्राई कलर है, तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग, तो इसका यानी कि आप कह सकते हो जो प्रोडक्शन है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे आ रहा है हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो हमारी केंद्र सरकार का फोकस यह है कि अब की बार इंडिपेंडेंस डे पर हम लोग एक कैंपेन को लॉन्च करेंगे और वो कैंपेन होगा हर घर तिरंगा। हर एक व्यक्ति को एंकरेज किया जाएगा कि वो अपने घर के अंदर एक तिरंगा को लहराए, तिरंगा को लगाए, ठीक है। तो अब की इंडिपेंडेंस डे पर इसी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी चर्चा में है। तो यहाँ पे कल्चर मिनिस्टर प्लान ये कर रहे हैं कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हम लोग पूरा इंडिपेंडेंस वीक को सेलिब्रेट करेंगे पूरे देश भर में। और इस पूरे सप्ताह में लगभग 26 करोड़ हाउस होल्ड्स जो हैं हमारे देश के अंदर में, उनको एंकरेज किया जाएगा कि वो अपने घर में तिरंगा को लहराएं और पूरे सप्ताह तिरंगा को लहराया जाएगा। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और obvious सी बात है, अगर घर के अंदर तिरंगा लहरवाएंगे और हर घर तिरंगा कैंपेन को लॉन्च करेंगे तो इसके लिए बहुत सारे तिरंगे भी चाहिए होंगे। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जो हमारे खासकर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पर मेक श्योर करेंगे कि फ्लैग का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल एडिक्वेट रहे, ताकि हर एक व्यक्ति के पास में जो फ्लैग है वो पहुँच सके, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। साथ ही साथ हमारी जो मिनिस्ट्री है वो चर्चा कर रही है अभी स्टेट के साथ में मिलकर, यूनियन टेरिटरीज़ के साथ में मिलकर, कि हम लोग बहुत सारी प्रोग्राम्स के थ्रू और भी कोऑर्डिनेट करेंगे। प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल होता है, जहाँ से जो सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो सामान को खरीदती हैं, यहाँ पर भी फ्लैग्स को अवेलेबल करवाया जाएगा। और वो जो फ्लैग्स हैं उनका यूज़ किया जाएगा ऑफिस के अंदर। तो मतलब हर जगह पर फ्लैग का यूज़ करने वाले हैं हम लोग अब की बार के जो इंडिपेंडेंस वीक होगा उस दौरान, ठीक है ना। और आपको पता होगा रिसेंटली फ्लैग को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था, मेरे ख्याल से अभी 2 महीने पहले की बात है। जो हमारा फ्लैग कोड है 2002 का, अभी उसके अकॉर्डिंग बात करें तो पहले हम लोग पॉलिस्टर के झंडे इंपोर्ट नहीं किया करते थे। देखो अभी तक मतलब होता क्या है कि जो ये झंडे बनाए जा रहे थे ये हाथ की बुनाई के, हैंड स्पिन करके बनाए जा रहे थे। बट अभी रिसेंटली हम लोगों ने पॉलिस्टर को अलाउ किया है और उस पॉलिस्टर से भी यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, फ्लैग जो हैं पॉलिस्टर के भी अलाउ कर दिए गए हैं। अभी तक पॉलिस्टर के फ्लैग अलाउ नहीं थे। क्लियर हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सा डेटा जो कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो हमारी केंद्र सरकार ने अभी क्या किया, ये मशीन मेड पॉलिस्टर नेशनल फ्लैग को इम्पोर्ट करने के लिए अलाउ कर दिया है कि हाँ बिल्कुल अब हम लोग पॉलिस्टर वाले फ्लैग को भी इम्पोर्ट करेंगे। और ये सारी चीज़ें करी गई थी 2002 के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंड करके, इसको चेंज करके। अगर हम लोग अपने नेशनल फ्लैग का इतिहास देखें तो इंडियन फ्लैग को सबसे पहली बार अडॉप्ट किया गया था इसकी प्रेजेंट फॉर्म में है। जैसे कि करेंट टाइम पर जो तिरंगा है ना, 3 रंग आपको देखने को मिलते हैं, सैफरन, वाइट, ग्रीन। तो ये जो तिरंगा है ये बेसिकली यहाँ पर पहली बार अडॉप्ट किया गया था, मतलब करंट फॉर्म में जो अडॉप्ट किया गया था वो जुलाई 22, 1947 में अडॉप्ट किया गया था जब देश आज़ाद हुआ। लेकिन हमारा देश का सबसे पहला नेशनल फ्लैग लेकर आया गया था, वो बेसिकली ऐसा नहीं दिखता था जैसा अब की बार का नेशनल फ्लैग दिखता है। वो थोड़ा अलग दिखता था। वहाँ पे रेड, येलो और ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ हुआ करती थी उस समय फ्लैग पर। वो फ्लैग सबसे पहला नेशनल फ्लैग था जिसको लहराया गया था 7 अगस्त 1906 में, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1921 में फ्लैग के अंदर फिर से उसके डिज़ाइन में कुछ चेंज किया गया था। उसके बाद यहाँ पर 2 ग्रीन और रेड बैंड्स चल रहे थे उस पर झंडे के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी सारे चेंजेस करने के बाद में फाइनली ट्राई कलर को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, यानी तिरंगों को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रख सकते हो,
ठीक है ना। तो ये कुछ डेटा है, जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया था प्रेजेंट फॉर्म में एक मीटिंग के दौरान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग चल रही थी 22 जुलाई 1947 में, उस दौरान यहाँ पे हमने इसको अडॉप्ट किया। अब फ्लैग को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलते हैं, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग बोलते हैं फ्लैग कोड ऑफ 2002। तो ये जो 2002 के रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर कुछ कानून बताते हैं, कुछ लॉज बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को अपने ट्राई कलर को डिसरिस्पेक्ट वगैरह नहीं करना है। डिसरिस्पेक्ट करोगे तो डेफिनेटली काफ़ी सारी सज़ा यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत देखने को मिलती हैं। हम लोग अपने नेशनल फ्लैग को इसको डिस्प्ले करने के लिए काफ़ी सारे एक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक एक्ट है द एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950। उसके बाद दूसरा एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये आपको दो एक्ट देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्टली बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इंडिया का मैप, अगर कोई इनका इंसल्ट करता है तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट में स्टेप उठाया जाएगा, उनके अगेंस्ट में पेनल्टी को चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना। ये 2002 का कोड है, इसका सेक्शन 2 इनफैक्ट यहाँ पर यह बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे फ्लैग को डिस्ट्रॉय करता है, उसको पब्लिकली जलाता है, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट में स्टेप उठाया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी और लगभग उसको जेल हो सकती है 3 साल की, और फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें उसके ऊपर लागू की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो नेशनल फ्लैग को लेकर क्या क्या चीज़ें हमारे पास करेंट टाइम पर देखने को मिलती हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद पेज नंबर 15 पर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दुनियादारी में सबसे पहला ये वाला आर्टिकल है, इसको मैंने पेज नंबर 1 पर ऑलरेडी कवर कर लिया है कि अभी रशिया ने क्या किया, यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, इसके ऊपर वापस अटैक किया, क्योंकि G7 समिट स्टार्ट हुआ और उस समिट के दौरान डिस्कशन किया गया रशिया के ऊपर हम लोग सैंक्शंस को बढ़ाएंगे। इस वजह से रशिया नाराज़ हुआ और रशिया ने यहाँ पर बम्बार्डिंग स्टार्ट कर दी। तो ये आर्टिकल के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, तो ईरान ने अभी यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्च कर दिया है स्पेस में, इस न्यूक्लियर टॉक के होने के दौरान। देखो अभी आपको पता है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, ईरान न्यूक्लियर डील अभी हो नहीं पा रही है, अभी तक प्रॉपरली हो नहीं पाई है ये डील। अब मतलब ये डील बराक ओबामा साहब के अंडर में की गई थी ईरान के साथ में, कि ईरान जो है कुछ भी न्यूक्लियर वेपन वगैरह नहीं बनाएगा, इसको लेकर एक डील की गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अमेरिका को इस डील से विड्रॉ कर लिया था 2018 में। उसके बाद यहाँ पे जो बाइडन आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद में, और जो बाइडन का मेजर फोकस ये है कि हम लोग इस डील को वापस से रिवाइव करें, वापस से ईरान के साथ में इस ईरान न्यूक्लियर डील को कर लें। तो अभी ये डील हो नहीं पा रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप कह सकते हो ईरान ने एक रॉकेट लॉन्च कर दिया स्पेस में, जो कि यहाँ पे कंसर्न पैदा कर रहा है। प्लस जो वॉशिंगटन है या फिर यूएस है वो अपनी चिंता जता रहा है इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर यही सारी बातें बोली गई हैं। ईरान ये नहीं करेगा, अपने रॉकेट लॉन्च नहीं करेगा, प्लस यहाँ पर ये यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स तैयार नहीं करेगा। लेकिन ईरान इस प्रकार की हरकतें करता रहा, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या किया था, यूएसए को बाहर निकाल लिया था और इस ईरान न्यूक्लियर डील को रद्द कर दिया था। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम पर ईरान न्यूक्लियर डील वापस से चर्चा में आएगी, इसको लेकर और भी आर्टिकल्स पब्लिश होंगे तो डेफिनेटली आगे हम लोग कवर करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। और आज मंडे है, मंडे में हमारा इकोनॉमी का सेक्शन नहीं आता है, तो इस वजह से आज बिजनेस पेज नहीं आया है। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज हमारे पास डिस्कशन के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं जिसका आप लोग मेंस में यूज़ कर सकते हो। इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस के बारे में चर्चा करता है, डिफेंस टाइज को लेकर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ डेटा तैयार करके दूंगा, जो कि देखो एडिटोरियल ऐसे पढ़ो कि आपको डायरेक्टली हेल्प करे। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा, समझ लिया उससे काम नहीं चलेगा। आपके पास में कुछ डेटा तैयार होना चाहिए, एडिटोरियल से आपने क्या सीखा, अपने पास में क्या लिख कर रखा है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, वो यहाँ पे मैं आपको करके दूंगा। फिर एक आर्टिकल ये है, ये एमएसएमई को लेकर चर्चा करता है, एमएसएमई की क्या वैल्यू है, और एमएसएमई पिछले 2 साल में बहुत बुरी तरह से सफ़र किया है कोविड पेंडेमिक की वजह से और भी वेरियस रीजंस की वजह से, तो उसको लेकर चर्चा की गई है। भाई एमएसएमई के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर आप लोग देखोगे तो एक आर्टिकल है इंडियन लॉज ऑन एबॉर्शंस को लेकर, एबॉर्शन को लेकर भारत के पास क्या क्या कानून है इसका डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद एक एडिटोरियल, जो हमारा लास्ट एडिटोरियल है वो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये इसके मतलब इस एडिटोरियल का अगेन इंपॉर्टेंस नहीं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव मैं आप लोग को समझा दूंगा ताकि आप लोग यहाँ पर इस केस के बारे में भी जान सको। चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हमेशा की तरह आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। तो 27 जून का डेली मेंस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप लोग को लिखना है। क्वेश्चन ये है, हाउ द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विल हैव इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी। आपको इसका एलोब्रेशन करना है। मतलब मान लो इंडियन करेंसी के अंदर एक डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, तो वो जो डेप्रिसिएशन है यानी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो इस वैल्यू के कम होने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है। इस इम्पैक्ट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक बहुत अच्छा सा आंसर लिखना है, या कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है। आप लोग क्या करना, आप अपने पेन कॉपी का इस्तेमाल करके अपने रजिस्टर के ऊपर जहाँ पर भी आप आंसर लिखना चाहो लिखना। उसके बाद पिक्चर क्लिक करके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग वाले चैनल पर भेज सकते हो। दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, जब आप लोग चैनल सर्च करोगे आपको वो चैनल मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, लगभग 15-16 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर लिख रहे हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर रहे हैं। तो आप लोग भी वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हो। अब फिलहाल ये हो गई हमारी बात किसकी, मेंस आंसर राइटिंग की। अब बात करते हैं इस वाले आर्टिकल की। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या उठता है, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर आर्टिकल क्यों चर्चा में है। ऑब्वियस सी बात है, जो एडिटोरियल है उसके आपके 2-4 एस्पेक्ट आपको समझना होगा। ये न्यूज़ में क्यों है, वाई इन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता है यूएस के अंदर एक बवाल चल रहा है, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है 2 दिन से। प्रोटेस्ट क्या चल रहा है कि रिसेंटली यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम उठाया। वो कदम यह है कि 1973 का एक जजमेंट है रो वर्सेस वेड का। ध्यान से सुनना, 1971 के अंदर यूएस के अंदर एक केस होता है रो वर्सेस वेड का, वो जजमेंट आता है और यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जजमेंट ये दे दिया था कि जो महिला है वो एबॉर्शन करवा सकती है, उसका संवैधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट है, तो एबॉर्शन आराम से करवा सकती है। तो आप कहोगे अब क्यों चर्चा में ये, अब इसलिए चर्चा में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले इसी डिसीजन को पलट दिया। मतलब यह है कि अब एबॉर्शन नहीं करवा सकते, एबॉर्शन को करवाने के ऊपर बैन लगा दिया गया है। ठीक है ना, तो इसी वजह से चर्चा में आया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। या आप देख पाओगे इस प्रकार से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, माई बॉडी माई चॉइस, हमारा शरीर है हमारी चॉइस है। प्रेग्नेंट वुमेन ये बोलती है कि भाई हमें यहाँ पर बच्चा पालना है। तो इसी वजह से यहाँ पर यूएस के सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है 2 दिन से। और उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बात करता है इंडिया के अंदर अबॉर्शन से संबंधित क्या क्या लॉस, क्या क्या कानून आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग इसी इंडियन लॉस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1973 के रो वर्सेस वेड केस के बारे में बता देता हूँ। ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि अभी यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पलट दिया। इस जजमेंट का फोकस ये था कि भाई अबॉर्शन करवाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है ना, ये यहाँ पर बोल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को लेकर डिबेट हो रही है। डिबेट क्या है, बहुत सारे लोग फेवर में, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में। बहुत सारे लोगों का कहना है भाई ठीक करा है आपने यहाँ पर एबॉर्शन को बैन कर दिया, क्योंकि जो बच्चा बन रहा है मदर के वॉम में उसके भी राइट्स हैं, उसका भी राइट टू लाइफ है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं देखो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस जो है वो विमेन की होनी चाहिए और विमेन को पालना है वो बच्चा, तो विमेन अपनी प्रेगनेंसी के स्टेज को लेकर एबॉर्शन करवाए ना करवाए वो उसकी चॉइस होनी चाहिए। कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रकार से भी देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो। इस सब की शुरुआत क्यों होती है, मतलब यूएस अचानक से ये काम कर रहा है, यूएस ने अचानक से इस डिसीजन को पलट दिया, उसके पीछे का कोई कारण तो होगा ना। हाँ कारण है, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, यूएस बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना हुआ है। इसी में एक स्टेट है मिसिसिपी। तो मिसिसिपी ने यहाँ पर क्या किया, 2018 में इन्होंने सबसे पहली बार ये कानून पास किया। 2018 में इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई हम लोग एबॉर्शन को बैन कर रहे हैं। लगभग अगर किसी महिला को एबॉर्शन करवाना है तो 15 सप्ताह के अंदर अंदर करवा लें। 15 सप्ताह से ऊपर यहाँ पर एबॉर्शन अगर करवाया जाएगा तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो नहीं हो सकता, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत मिसिसिपी ने करी है 1973 के जजमेंट को चैलेंज करते हुए। फिर 2019 में फिर से एबॉर्शन के ऊपर एक स्टेप उठा लिया मिसिसिपी ने, हार्ट बीट एबॉर्शन लॉ लेकर आ गया। मतलब मान लो एक महिला एबॉर्शन करवाने गई और बच्चे की अगर कार्डियक एक्टिविटी, उसकी हार्ट बीट चलती हुई नज़र आती है तो अगेन उस एबॉर्शन को रोक दिया जाएगा। तो मिसिसिपी की साइड से शुरुआत की गई, बाकी यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर एक स्टेप उठा लिया है। अब आता है क्वेश्चन,
इंडियन लॉज ऑन अबॉर्शन। तो व्हाट आर द अबॉर्शन लॉज इन इंडिया, भारत के अंदर अबॉर्शन को लेकर क्या क्या कानून है, चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ इंडियन पिनल कोड, जिसको 1860 में लेकर आया गया था। तो इंडियन पिनल कोड के अंदर साफ साफ मेंशन्ड है इसके सेक्शन 312 के अंदर, 312 के अंदर, कि अबॉर्शन बेसिकली एक क्रिमिनल ऑफेंस है। कोई भी महिला अबॉर्शन करवाती है तो वो एक क्राइम है, क्रिमिनल ऑफेंस है। ऐसा आईपीसी के अंदर मेंशन किया गया था 1860 में। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के थ्रू प्रोटेस्ट भी किया गया। लोगों का कहना यह था कि यार अबॉर्शन करने का हक मिलना चाहिए। तो उस रेस्पेक्ट में क्या होता है कि जो एमटीपी एक्ट है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इस एमटीपी एक्ट को हम लोग लेकर आते हैं। 1971 में इसको पास किया जाता है और इस एक्ट के तहत यहाँ पे बोला यह जाता है कि बिल्कुल अब वेमेन को चॉइस मिलेगी और वेमेन यहाँ पर अबॉर्शन करवा सकती है। ठीक है ना। तो एमटीपी एक्ट 1971 यहाँ पर अबॉर्शन को अलाउ कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक टाइम पीरियड है कि मान लो एक महिला की जो प्रेगनेंसी स्टेज है वो स्टार्ट होती है, तो वो 20 वीक्स के अंदर अंदर अबॉर्शन करवाना चाहे तो करवा सकती है, 20 वीक्स के बाद में नहीं करवा सकती। तो 1971 में इस प्रकार से इस एक्ट को लाया गया था। अब सर इसमें 2021 के अंदर एक अमेंडमेंट कर दिया जाता है, यानी कि पिछले साल इसी एमटीपी एक्ट के अंदर एक चेंज किया जाता है, एक बदलाव किया जाता है। वो बदलाव क्या है, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। नाउ जब आप लोग यहाँ पर इस वाले पिक्चर को देखते हो तो एमटीपी एक्ट 1971 वाला पुराना वाला ये है, ठीक है। और 2021 के अंदर पिछले साल इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, चेंजेस करे गए। तो चेंजेस क्या हुए हैं वो यहाँ पर ये मेंशन करे गए हैं। 1970 वाला एक्ट ये बोलता था ये जो एक तरीके से अबॉर्शन वाले लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैरिड वेमेन के ऊपर अप्लाई होंगे, जो शादीशुदा हैं। लेकिन 2021 के अंदर जब चेंजेस करे गए तो इसमें अनमैरिड वेमेन को भी कवर कर लिया गया है। 1970 वाला एक्ट ये बोलता था कि भाई 20 वीक्स तक आप अबॉर्शन करवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 20 सप्ताह तक। 20 सप्ताह अगर हो जाते हैं तो उसके बाद अबॉर्शन अलाउ नहीं है। लेकिन 2021 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ इसके अंदर इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया, 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दिया गया। लेकिन एक कंडीशन रखी गई है। कंडीशन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ उन महिला के लिए 24 सप्ताह किया गया है जो कि रेप से सर्वाइव करी हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो गई उनकी लाइफ के अंदर, उसे सर्वाइव करी हैं। खासकर रेप का मामला यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जो भी रेप से सर्वाइव करी हैं उनके लिए यहाँ पर इस टाइम पीरियड को 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दिया गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद ध्यान रखना एक और चीज़ यहाँ पर है कि मान लो बच्चे के अंदर काफ़ी सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या फिर बच्चा डिसेबल है, तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, उसका अबॉर्शन कभी भी करवाया जा सकता है, कभी भी। लेकिन उसके लिए पूरा का पूरा मेडिकल बोर्ड बैठेगा, मेडिकल बोर्ड के थ्रू अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद जाकर यहाँ पर वो अबॉर्शन हो पाएगा, ठीक है ना। अब उसके साथ मेंशन एक चीज़ और की जाती है कि मान लो कोई महिला इसका वॉयलेशन करती है, मतलब इन एक्ट को नहीं फॉलो करती है। तो अगर 1970 वाले एक्ट को अगर कोई महिला फॉलो नहीं करती थी तो उसको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन 2021 के अंदर जो चेंजेस करे गए इसमें जुर्माने के साथ साथ 1 साल की सज़ा भी ऐड कर दी गई है। तो ये यहाँ पर इंडिया के अंदर अबॉर्शन से संबंधित कानून आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिए हैं, आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपको दिक्कत नहीं रहेगी नोट्स बनाने की, आप लोग बहुत आराम से ये काम कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो चलो यहाँ पर ये अबॉर्शन से संबंधित आपको लॉज मिल चुके हैं। आप लोगों को नोट्स बनाने की दिक्कत नहीं उठानी है, आपको सीधा यहाँ से डेटा उठाना है और उसके बाद में अपने पास में स्टोर करके रख लेना है। आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब अगला एडिटोरियल बात करता है एमएसएमई को लेकर। ये एडिटोरियल लिखा गया है 3 लोगों के थ्रू, जिनके नाम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इनके बारे में पढ़ना चाहो तो नीचे एडिटोरियल के अंदर लिखा हुआ है कि ये तीनों लोग कौन कौन हैं। बट अभी एमएसएमई क्या है वैसे ये बताने की ज़रूरत तो मुझे पड़नी नहीं चाहिए। ये है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। काफ़ी बार हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर रखी है। छोटे मोटे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ आप लोग को देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारी एमएसएमई की कैटेगरी के अंदर वो आते हैं, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीनों ही कैटेगरी के एंटरप्राइजेस को हम लोग एमएसएमई की कैटेगरी में रखते हैं। अब एमएसएमई के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, वो सब आपको पता होगा। नहीं पता है तो डोंट वरी, अभी मैं आपको बताता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी हम समझते हैं एडिटोरियल के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया। देखो यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि एमएसएमई बहुत लंबे समय से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जो आप लोग यहाँ पर हमारे बड़े बड़े बिजनेसेस की जो ग्रोथ है इंडिया के अंदर, जब आप उसको देखते हो तो काफ़ी सारी अटेंशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है उनके ऊपर।
बट जब हम लोग बात करते हैं छोटे मोटे बिजनेसेस की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो ये छोटे मोटे बिजनेसेस अपने आप में बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। मतलब इसी टाइप के 99% बिजनेसेस इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं। एमएसएमई बेसिकली एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया के अंदर में। एग्रीकल्चर के बाद आप देखोगे तो एमएसएमई सेक्टर में भी लगभग 11 पॉइंट करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं एमएसएमई की, तो हर साल 27 जून को, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे एक बात बताना भूल गया हूँ कि पहली चीज़ तो आपको यही देखना है कि आर्टिकल क्यों है चर्चा में, वाई ए न्यूज़। तो अब की बार ये आर्टिकल इसलिए चर्चा में क्योंकि हर साल 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो 27 जून आज है, वर्ल्ड एमएसएमई डे आज है। तो बेसिकली यहाँ पर इस दिन पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग क्या कर सकें, एमएसएमई को और थोड़ा अप्रिशिएट कर सकें। देखो ये हम लोग को अपॉर्चुनिटी देता है कि एमएसएमई की जो वैल्यू कंट्रीब्यूशन है, यानी इतने सारे लोगों को जॉब दे रखा है। मैंने अभी आपको बताया 11.1 करोड़ के आसपास लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड हैं। तो एमएसएमई यहाँ पर इकोनॉमी के प्रति, जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो इसको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है, जो कि हम 27 जून को अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो ये बिजनेसेस हैं, ये जो एमएसएमई का एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। और ये जो डिसरप्शन है, ये सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं पेंडेमिक के टाइम पर, कोविड के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं एमएसएमई बुरी तरह से इम्पैक्टेड रहा। जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे इनके पास में, और इसकी वजह से यहाँ पर रिकवरी बहुत धीरे धीरे हुई है। और रिकवरी होना स्टार्ट भी हुई, हम लोग कोविड से रिकवर हुए तो वॉर हो गया रशिया यूक्रेन का, सप्लाई के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, फूड के प्राइसेस बढ़ गए, फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए। यहाँ से भी एक बहुत बड़ा खतरा पहुँचा एमएसएमई के ऊपर। क्लाइमेट क्राइसिस लगातार देखने को मिल रहा है। ये सारी बाधा बने हुए हैं हमारे छोटे मोटे बिजनेसेस के ऊपर, एमएसएमईज़ के ऊपर। हालांकि उसी समय पर जब आप लोग देखोगे, इंडिया के जो पोटेंशियल है स्मॉल बिजनेसेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया ना, स्मॉल बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और स्मॉल बिजनेस को लेकर ही बहुत बड़ा पोटेंशियल भारत के अंदर है। भारत यहाँ पर एक बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स खासकर एमएसएमई के अंदर देखने को मिलती हैं। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये लाइन जो है रिपीट कर दी गई है इस आर्टिकल के अंदर। तो इसी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा, और जॉब्स को क्रिएट करना होगा इस एमएसएमई सेक्टर के अंदर, और उसके लिए एमएसएमई के अंदर सुधार की आवश्यकता है। देखो बहुत सारी जो एमएसएमईज़ हैं वो यहाँ पर एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी एमएसएमईज़ है जो कि प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारी एमएसएमई जो कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर काम कर रही हैं, लेकिन वो प्रॉपरली हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पा रही हैं, एनवायरमेंटल लॉस को फॉलो नहीं कर रही हैं, यानी पोल्यूशन बहुत कर रही हैं। उसके बाद वर्कर्स की सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं रख पा रही हैं। ठीक है, वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर कंसर्न नज़र आ रहा है उन बिजनेसेस के अंदर में। तो ये चीज़ें लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी एंटरप्राइजेज जो है वो अनरजिस्टर्ड हैं, प्रॉपर उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत सारे एंटरप्राइजेस के पास में यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है प्रॉपर, मतलब प्रॉपर जागरूकता नहीं है कि उन्हें लेबर लॉज और एनवायरमेंटल लॉज भी फॉलो करने हैं। तो इसकी वजह से, यानी कि आप कह सकते हो इसके परिणाम में क्या हो रहा है कि जो एमएसएमई है वो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत सारे एरियाज़ के अंदर सफ़र कर रही हैं। ठीक है ना, जो ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उसके बाद ये कुछ एमएसएमईज़ हैं जो कि प्रॉपरली काफ़ी सारी प्रॉब्लम सफ़र करती हुई नज़र आ रही हैं। प्लस यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्रॉपरली यहाँ पर बात करती है कंट्री के एमएसएमई इकोसिस्टम के बारे में, और ये जो एमएसएमई इकोसिस्टम है, इसी की वजह से हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया का एक एम्बिशियस प्लान है कि हम लोग मेक इन इंडिया कैंपेन को चलाएं। मेक इन इंडिया कैंपेन हमारा फोकस ये करेगा कि हम लोग अपने देश के अंदर चीज़ों को बनाएं। इसीलिए सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, यानी इन छोटे मोटे बिजनेसेस को बोला कि आप प्रोडक्शन करो, उसके बदले में सरकार आपको इंसेंटिव देगी। हाल ही में यहाँ पर ज़ीरो इफेक्ट और ज़ीरो डिफेक्ट स्कीम को लेकर आया गया था। इस सर्टिफिकेशन को दिया जाएगा कि मतलब यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए, इनको सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए मतलब मदद करती हैं। सरकार इनके लिए ये सारी स्टेप उठा रही है।
और इसी प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो यूएन सिस्टम है इंडिया के अंदर, वो भी यहाँ पे हमारे एमएसएमई के डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा है। जैसे अलग अलग बॉडीज़ हो गई, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन वेमेन, कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं जो कि एमएसएमईज़ के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन कहना यह है कि एमएसएमई के अंदर एक थोड़ा सा चेंज की हमें आवश्यकता है। एक चेंज हो जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। पता है एमएसएमई में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से डिजिटलाइज हो रही हैं। डिजिटल वे में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम लोग इंडस्ट्री 4.0 के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमारी एमएसएमईज़ हैं वो अभी तक यहाँ पे छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ज़रूरत यह है कि ये सारे जो डिजिटलाइजेशन है वो एमएसएमई सारी की सारे अडॉप्ट कर सकें। इस काबिल हम लोग को एमएसएमई को बनाना है। सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इसलिए सरकार ने इनिशिएटिव चलाए, जैसे डिजिटल सक्षम है ना, उद्यम ई श्रम पोर्टल, नेशनल कैरियर सर्विसेज, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। ये कुछ चीज़ें चलाई गई हैं ताकि हम लोग यहाँ पर चीज़ों को और ज़्यादा डिजिटलाइज कर सकें। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है, तो डिजिटलाइज वे में एमएसएमईज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा। फिर एट द लास्ट ऑथर मेंशन करते हैं जॉब क्रिएशन के बारे में। जॉब क्रिएशन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पे बोला गया कि जो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ओनर्स हैं, इनको ज़रूरत है कि ये कमिटमेंट लें और अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाएं, और ख़ासकर ये लोग इन्वेस्ट करें अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। प्लस जितने भी लॉज हमारे देखने को मिलते हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो करें। प्लस उसके बाद में जो सेफ्टी ऑफ वर्कर्स हैं उसको फॉलो करें। एक अच्छी जॉब्स जनरेट करें, हमारे कंट्री के यूथ को इंस्पायर करें। तो ये काम किया जा सकता है। तो ये कमिटमेंट यहाँ पर इन एमएसएमई ओनर्स को लेनी होगी, और इन्हीं कमिटमेंट के माध्यम से जो एमएसएमई का फुल पोटेंशियल है वो निकल कर आएगा, और एमएसएमई के अंदर कुछ चेंजेस निकल कर आएंगे। ठीक है ना। तो जो भी एमएसएमई सफ़र कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट वगैरह की भी अभी रिक्वायरमेंट है, ताकि चीज़ें अच्छे से रिजॉल्व हो पाएँ। तो आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाए हो। एक एक चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई है, क्योंकि मेरे पास में न्यूज़पेपर ओपन है, वहाँ से देखकर मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर समझाया है। अभी मैंने आपके सामने डिटेल से बताया, प्लस उससे पहले मैं एक बार रीड भी कर चुका हूँ। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी पता है एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आज के करंट अफेयर के वीडियो में भी चर्चा करी है मॉर्निंग के, कि जो हमारी एमएसएमईज़ हैं यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये इनकी थ्रू ना बहुत सारा पोल्यूशन भी हो रहा है। बहुत सारा पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण वगैरह भी पैदा कर रही हैं। तो इसके लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है। इनको कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया जाए ताकि एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कम हो, और वो पैसे से क्या करेंगे, वो पैसे से हम लोग थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। ये जैसे कि अभी मान लो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पोल्यूशन काफ़ी हो रहा है, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो उन चीज़ों की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन काफ़ी कम होगा, है ना। तो ये स्टेप उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट के ऊपर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस एमएसएमई के माध्यम से, तो उसको भी कम करना हमारे लिए ज़रूरत बन चुका है। तो ये सारी बातें यहाँ पे ऑथर ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की हैं। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस के बारे में। इंडिया वियतनाम के रिलेशंस खासकर डिफेंस टाइज के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ना केवल डिफेंस कवर करूंगा, डिफेंस के अलावा पूरा का पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ में कवर करने वाला हूं। तो जब हम लोग इंडिया वियतनाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वियतनाम की लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। इस वजह से मैं आप लोग को सारी लोकेशंस दिखाता हुआ चलता हूँ। ये आपको वियतनाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रहा वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल आपको हनोई देखने को मिलती है। वियतनाम के ऊपर चाइना है, इधर थाईलैंड, म्यांमार, देन उसके बाद ऊपर आप बांग्लादेश देखोगे, देन उसके बाद आपको इंडिया भी देखने को मिल जाता है जब आप ऊपर की साइड जाओगे। तो फिलहाल अभी वियतनाम की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो वियतनाम चाइना के बिल्कुल बराबर में है। चाइना के साथ में रिलेशन काफ़ी ख़राब रहते हैं वियतनाम के, जैसे इंडिया के चाइना के साथ में रिलेशन ख़राब रहते हैं, बिल्कुल सिमिलर इसी प्रकार का चीज़ें वियतनाम के साथ भी होती हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों कंट्रीज़ के बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है। यही चीज़ ऑथर भी मेंशन करती हैं। डिफेंस जो टाइज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इन डिफेंस पार्टनरशिप के
मतलब इस डिफेंस की जो पार्टनरशिप है वो स्टार्ट होती है 2016 से। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो तो हालांकि काफ़ी लंबे समय पहले ही स्टार्ट हो गया था। मैं आपको बताऊं, इंडिया ने अपना एक कंसल जनरल ऑफिस खोला था हनोई के अंदर, यानी वियतनाम की कैपिटल में 1956 में। तो 1956 से ही हमारे रिलेशंस जो हैं वो एस्टेब्लिश होते हुए चले गए। तो वियतनाम ने अपना खुद का एक डिप्लोमेटिक मिशन को एस्टेब्लिश किया 1972 के अंदर। रिलेशनशिप फिर तब और ज़्यादा मजबूत हो गए। फिर 1990s में भारत सरकार लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ काम कर रही थी, मतलब जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पर वियतनाम भी आता है उसके ऊपर भी फोकस कर रही थी। उसके साथ में अपने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर काम कर रही थी, जिसके बाद इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस और मजबूत हुए। तो इस प्रकार से रिलेशन बढ़ते हुए चले गए। बाकी करेंट टाइम पर दोनों देश कहाँ कहाँ पर, यानी कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया में कोऑपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। जब हम लोग पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करते हैं तो इंडिया वियतनाम दोनों ने मिलकर अग्री किया है किस चीज़ के बारे में, कि दोनों एक दूसरे का मतलब दोनों ने मिलकर अग्री किया है कि हम लोग एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन करेंगे, खासकर इंडो पैसिफिक वाले रीजन को लेकर। अब इंडो पैसिफिक रीजन में आपको लाखों बार दिखा चुका हूँ, हाँ बिल्कुल इतनी बार तो दिखाई दिया होगा। तो इंडिया के नीचे जो इंडियन ओशन है प्लस चाइना के बगल में पैसिफिक ओशन है, तो इस पूरे रीजन के अंदर चाइना की बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो उन इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इंडिया वियतनाम दोनों यहाँ पर इंडो पैसिफिक ओशन को लेकर साथ मिलकर काम करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ है ना, और वैसे ही बिल्कुल वियतनाम और चाइना के बीच में भी एक वॉर देखने को मिला था। तो मतलब यहाँ पे चाइना जो है दोनों कंट्रीज़ का ही दुश्मन देखने को मिलता है। तो इस एस्पेक्ट में इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। बाकी दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो व्यापार और इकोनॉमिक जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, क्योंकि भारत जो है वो आसियान कंट्रीज़ के साथ में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को ऑलरेडी साइन कर चुका है। तो आप कहोगे अभी तो हम वियतनाम की बात कर रहे थे, अब आसियान कैसे आ गया? देखो आसियान का ही हिस्सा है वियतनाम। आसियान के अंदर टोटल 10 देश हैं जिसमें वियतनाम भी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इनडायरेक्टली वियतनाम के साथ में हमारा एक अग्रीमेंट भी देखने को मिलता है। प्लस उसके बाद और क्या देखने को मिलेगा, भारत ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वियतनाम के अंदर में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये तो हो गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब बात करते हैं दोनों देशों के बीच में व्यापार किस प्रकार से चलता है। तो हमारे पास अभी साल 2020-21 का डेटा है, साल 2022 का एक लेटेस्ट डेटा नहीं है, तो साल 2022 का डेटा अब अगले साल देखने को मिलेगा। बट अभी साल 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया और वियतनाम के बीच का जो व्यापार है वो लगभग 11.12 बिलियन यूएस डॉलर्स का पहुंच गया था, ठीक है। तो इतना मतलब इतने रुपए का व्यापार हुआ, और जिसमें से इंडिया ने वियतनाम को एक्सपोर्ट किया 4.99 बिलियन डॉलर्स का, और इंडिया ने वियतनाम से इंपोर्ट किया 6.12 बिलियन डॉलर्स का। तो व्यापार में भी रिलेशन आप लोगों ने पढ़ लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में। तो मेंशन किया जाता है कि देखो जो ये वियतनाम है वो भारत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, खासकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो भी हमारे पास हथियार हैं, वेपन्स हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास में, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर वियतनाम ने दिखाया है। और इंडिया भी ऑब्वियसली बात है अपने डिफेंस रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और अपने रिलेशंस को ऑब्वियसली बात है हम कंट्रीज़ के साथ में इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वियतनाम ने अपना इंटरेस्ट दिखाया इंडिया की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल में, उसके बाद ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हो गए, ब्रह्मोस मिसाइल हो गई। तो ये सारे जो हमारे वेपन्स हैं इसमें यहाँ पर वियतनाम का इंटरेस्ट देखने को मिला है, वियतनाम यहाँ पर इनको परचेज़ कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो डिफेंस रिलेशंस आपको दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलते हैं वो भी काफ़ी मजबूत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ साथ में डिफेंस के मामले में कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ में दोनों देश रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मतलब दोनों देश मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं डिफेंस के मामले में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है दोनों देशों के रिलेशंस को लेकर। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर इंडिया वियतनाम डिफेंस कोऑपरेशन को वापस से मजबूत किया है साल 2016 के अंदर में। और अब की बार साल 2022 की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इस साल यहाँ पे आप कह सकते हो जो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट की गई थी उसको 5 साल हो जाएंगे, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप और मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद जो इंडियन नेवल शिप है INS किल्तान, इसने यहाँ पर वियतनाम की हो चिन मिन्ह सिटी को विजिट किया था ताकि हम लोग कोविड के टाइम पर इनको कुछ फूड वगैरह प्रोवाइड करवा सकें।
सॉरी फ्लड आई थी यहाँ पे, तो फ्लड के दौरान यहाँ पर कुछ रिलीफ वगैरह प्रोवाइड करवा सकें, और ये काम किया भी है। देखो वियतनाम में जब जब प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे श्रीलंका में काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आई हैं, वैसे वियतनाम में जब जब प्रॉब्लम्स आई हैं भारत ने मदद प्रोवाइड करवाई है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पर भी भारत ने काफ़ी सारी मदद वियतनाम को प्रोवाइड करवाई थी। प्लस इंडिया और वियतनाम के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोनों कंट्रीज़ मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं पासेक्स एक्सरसाइज के बीच में। तो क्वेश्चन बनेगा इंडिया वियतनाम के बीच में होने वाला अभ्यास वह है पासेक्स एक्सरसाइज, ध्यान रखना। चाइना का एक फैक्टर है, चाइना को ये दोनों कंट्रीज़ टारगेट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों कंट्रीज़ की वॉर यहाँ पर चाइना के साथ में ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, अब इतना कोऑपरेशन आप लोगों ने समझ लिया कि ट्रेड को लेकर, डिफेंस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर कैसा कैसा कोऑपरेशन है। बाकी कुछ और भी बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर इंडिया और वियतनाम आपस में मिलकर कोऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल यह है कि देखो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको टोटल 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फोकस किया जाता है कि जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास में अलग से वीटो पावर्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि भाई इंडिया को भी एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इंडिया को भी एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। इंडिया हमेशा से इसके ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन इस चीज़ को कुछ देश सपोर्ट करते हैं, कुछ देश सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन वियतनाम एक ऐसा देश है जो कि भारत को इस चीज़ में सपोर्ट करता है कि हाँ भारत को एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। ठीक है ना। बाकी इंडिया वियतनाम दोनों मिलकर और भी बहुत सारे ईस्ट एशिया समिट हो गया, मैकोंग गंगा कोऑपरेशन हो गया, एशिया यूरोप मीटिंग हो गई, इन सब मीटिंग्स में आपस में साथ में मिलकर कोऑपरेट करते हैं। तो इंडिया वियतनाम अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के तौर पर देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल की तरफ। जो आखिरी एडिटोरियल है वो यहाँ पर बात करता है अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द जाकिया जाफरी प्रोटेस्ट पिटीशन। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने लगातार बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, यहाँ पर देखे होंगे। क्या हुआ है कि रिसेंटली फ्राइडे की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लीन चिट दे दी है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी की जो कि आज के टाइम पर हमारे पीएम हैं, जो कि एक टाइम पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे। अब आपको गोधरा कांड के बारे में पता होगा, गोधरा राइट्स के बारे में। ठीक है, अब जो गोधरा राइट है ये 2002 के अंदर ये राइट हुआ था, ये दंगे हुए थे। तो इन दंगों के अंदर यहाँ पर बोला ये जा रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों के थ्रू बोला जाता था कि जो पीएम मोदी हैं उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और भी बहुत सारे जो लोग हैं इन्होंने यहाँ पर इस पूरे के पूरे दंगे को और ज़्यादा भड़का दिया था। ठीक है, इनकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें और ज़्यादा बेकार हो गई थी, दंगे और ज़्यादा भड़क गए थे, दंगे और ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनके खिलाफ़ में काफ़ी सारी पिटीशन दर्ज थी। तो अब उनको रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है, मामला बिल्कुल साफ कर दिया है। अब यहाँ पर इनके ऊपर कोई भी ऐसा आरोप नहीं देखने को मिलेगा पीएम मोदी के ऊपर। ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये वर्डिक्ट सुनाया है। अब आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेटली नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोग कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो मैं आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड बताता हूँ कब क्या क्या हुआ था। 27 फरवरी 2002 की बात है। तो 27 फरवरी 2002 की सुबह को जो साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका जो कोच S6 है इसको जला दिया जाता है। इसमें 59 पैसेंजर्स होते हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, हिंदू लोग होते हैं। अब उनको यहाँ पर जला दिया जाता है, मतलब गेट बंद करके और ट्रेन को जला दिया जाता है एक मुस्लिम मॉब के थ्रू, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, ऐसा आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बोला गया इसमें मतलब जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है, वेमेन भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ये जो दंगा है वो लगातार भड़क जाता है और फिर आने वाले 2-3 महीने तक ये दंगे पे दंगे चलते रहते हैं। फिर क्या होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो 2005 में राज्यसभा को इन्फॉर्म करती है कि जो ये राइट्स हैं इसकी वजह से यहाँ पर हिंदूज़, मुस्लिम्स, इन सभी लोग की यहाँ पर जान जाती है। ठीक है ना, फिर ये मेंशन किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या मेंशन किया जाता है, ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। 2002 में कांड हो गया। मार्च 2008 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दैट इज़ SIT को बैठाता है और इस इन्वेस्टिगेशन टीम के तहत यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करवाता है इस पूरे के पूरे दंगों की। अब वो इन्वेस्टिगेशन करती है टीम। फिर ये 2008 में इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया गया था। फिर 2009 में 1 जुलाई को यहाँ पर आप कह सकते हो ये पूरी चीज़ें मतलब पूरी हो पाती हैं। फिर 1 मार्च 2011 तक ये चीज़ें खिंच पाती हैं। जो ये एक तरीके से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, ये यहाँ पर दोषी साबित करता है 41 लोगों को
कि 41 लोगों का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा, उनको दोषी साबित किया जाता है, ठीक है ना। प्लस फिर कोर्ट यहाँ पे क्या करता है, बहुत सारे लोगों को एक तरीके से मतलब देखता है और इक्विटी भी मतलब कि जो भी दो मतलब ये जो कोर्ट है, कोर्ट काफ़ी सारे लोगों को क्षमा कर देता है उस समय पर, ये हम लोग देख पाते हैं। फिर सितंबर 12 2011 की बात है, 2011 में ही हम लोग चल रहे हैं अभी। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेता, इनको मतलब कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं करता। क्यों? बोला यह जा रहा था कि पीएम मोदी, जो कि उस समय पर एक तरीके से सीएम हुआ करते थे गुजरात के, जैसे मैंने आपको बताया, बोला यह जा रहा था कि जो भी दंगे हुए हैं उनको भड़काने में इनका काम किया गया। प्लस यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से कोई भी एक्शन नहीं लिया उस दंगों को लेकर, इस वजह से वो दंगे और बढ़ते हुए चले गए। तो जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये सब कुछ देखा, अच्छे से जांच पड़ताल करी, तो यहाँ पे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया गया कोई भी इसका प्रूफ नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्लीन चिट दे दी गई है, सारे इल्ज़ाम साफ़ कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल जाती है। अब आप कहोगे इसमें जाकिया जाफरी का नाम आ रहा है, तो जाकिया जाफरी आपको ये महिला देखने को मिलेंगी। अभी मैंने आपको बताया 2002 में जो दंगे हुए, उसके बाद 2 से 3 महीने तक लगातार दंगे चलते रहे। तो उसी बीच में एक मैसेकर और होता है, एक हत्याकांड होता है, ठीक है। उस हत्याकांड में जाकिया जाफरी के जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, ठीक है। तब जब उनकी डेथ हो जाती है, एक बेसिकली वो था गुलबर्ग सोसाइटी मतलब केस था, तो उस दौरान उस मैसेकर के अंदर इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर पहुँचती हैं कोर्ट और एक तरीके से ये पिटीशन डालती हैं, प्रोटेस्ट पिटीशन डालती हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये बोलती हैं कि एक्शन लेना चाहिए इनके अगेंस्ट में, ठीक है। इन लोगों की वजह से उस समय गुजरात के जो सीएम थे उनकी वजह से हुआ, और भी बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। उन्होंने पिटीशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ये पिटीशन चलता रहा, 2018 में पिटीशन डाला था, उसी का जजमेंट आया है। उसी का जजमेंट ये बेसिकली 452 यानी 452 पेजेस के अंदर ये जजमेंट दिया गया, जहाँ पे बोला गया कि देखो कोई भी एविडेंसेस नहीं है, कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि सबूत नहीं है इस चीज़ को लेकर कि बढ़ावा मिला है, ये हुआ है, वो हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर जो कोर्ट है उसने क्लीन चिट दे दिया है पीएम मोदी को। आई होप आप लोग यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को समझ गए हो एग्जैक्टली क्या क्या है। ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस जितना यहाँ पर 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर जान लेना, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने क्लियर कर ली है। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बैंकर्स बैंक की तरह एक्ट करता है। बताओ क्या क्या यहाँ पर 3 स्टेटमेंट जो रिलेटेड हैं वो कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि दूसरे बैंक के डिपॉजिट्स को यहाँ पर रिटेन करता है, बना के रखता है, बिल्कुल ठीक है। आरबीआई यहाँ पर पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को जब उनको ज़रूरत होती है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, आरबीआई यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस करता है मॉनेटरी मैटर्स पर, यह भी ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। नाउ इसी के साथ में हम लोग करेंगे अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।